Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic, Newton's third law of motion. Next topic given है आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इससे पहले आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा होगा. फर्स्ट लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यदि आपकी रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यू रेस्ट के अंदर ही रहेगी. बॉडी यदि आपकी मोशन कर रही है तो कंटिन्यू मोशन के अंदर ही रहेगी यदि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट नहीं करते हैं. सेकेंड लॉ में बताया था जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसके कोरिस्पोंडिंग उस बॉडी का टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होता है. ठीक है. न्यूटन्स का थर्ड लॉ है मोशन का, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो भी आप एक्शन करते हो, जो भी आप मतलब कार्य कर रहे हो, उसके अपोजिट हमेशा क्या होगी, रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया उसके कोरिस्पोंडिंग होगी. एक्शन जो होता है, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन. एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं और दोनों की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है, इसलिए नेगेटिव का साइन यहाँ पे आएगा. एक्शन और रिएक्शन आर द टू फोर्सेस. आल्सो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हो आप F12 इज इक्वल टू F21. साइन नेगेटिव आता है यहाँ पे. F12 का मतलब होता है फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ई, ऑन बॉडी फर्स्ट कह सकते हो ड्यू टू सेकंड. Similarly, F21 means the force acting on the body second due to first. Newton's third law of motion, we can say that to every action there is always इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट के ऊपर एग्जर्ट होता है. एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन मीन्स फोर्स. एक्शन और रिएक्शन आर द टू फोर्सेस. ठीक है. आप सिंपली कह सकते हो टू एवरी एक्शन, लिख सकते हो आप यहाँ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. जो भी आप एक्शन करोगे उसकी हमेशा अपोजिटली रिएक्शन होगी. दोनों की डायरेक्शन जो है, रिएक्शन मानो इधर लग रहा है तो रिएक्शन हमेशा उसके अपोजिट साइड में होगा. जितना आप एक्शन करोगे उसके अपोजिटली हमेशा क्या होगा, रिएक्शन होता है. दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट होते हैं. एक्शन एक बॉडी पे हो रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होगा. ठीक है. रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो ही होता है. जितना एक्शन होगा उसके कोरिस्पोंडिंग रिएक्शन होगा. ठीक है. बेसिकली आप इसमें आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton third law of motion, to every action there is always equal and opposite reaction. Action and reaction are the forces. Action means action होता है force exerted on the body A due to second. ठीक है. ऐसे ही reaction means force exerted
force exerted on the body B due to A. Action means force exerted on body A due to B. ठीक है, F वही मतलब इसका F1 मतलब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फर्स्ट बॉडी के ऊपर सेकंड के द्वारा। F2 का मतलब फोर्स एक्ट किस पे हुआ है, सेकंड बॉडी के ऊपर किसके द्वारा हो रहा है, फर्स्ट बॉडी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, जितना एक्शन होगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपका रिएक्शन होगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे आपका लगता है। जितना एक्शन होगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में अब इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन हो गया आपका, वॉकिंग, स्विमिंग, काफी एग्जाम्पल हम इसमें बताएंगे। रिकॉइल ऑफ गन में कैसे आपका न्यूटन्स थर्ड लगता है। रिकॉइल का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। देखा होगा आपने, जैसे ही व्हेन बुलेट इज फायर्ड, जैसे हम बुलेट फायर करते हैं गन से, तो बुलेट जो है मूव इन द फोर डायरेक्शन, और सेम इंस्टेंट के ऊपर गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, मतलब आपकी बुलेट उसी वेलोसिटी से गन भी मूव करती है, तो गन का मास ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हाथ में होती है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही वो रिएक्शन होगा। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड, द गन मूव इन द बुलेट मूव इन फॉरवर्ड एक्शन, एक्शन हुआ। जैसे बुलेट को फायर, एक लिख देता हूं मैं, चलो। व्हेन a bullet is fired, when bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, the gun recoil move in opposite direction, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं रिकॉइल। ठीक है, तो जैसे ही बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है वो तो एक्शन हो गया, और गन का पीछे की तरफ जाना वो आपका हो गया, वो हो गया आपका रिएक्शन। जितना एक्शन होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपका रिएक्शन होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा वॉकिंग के अंदर, स्विमिंग का आपने सिंपल देखा होगा, स्विमिंग के अंदर भी आपका न्यूटन्स का थर्ड लगता है। देखा होगा जैसे ही कोई पर्सन है, कोई स्विमर जो है स्विम करता है पानी के अंदर, तो वो अपने हाथों से पानी को ऐसे पीछे की तरफ दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन हुआ। स्विमर जो है अपने हाथों से जो पानी को जो पीछे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक, जितना हाथों से फोर्स लगा रहा है उसी फोर्स से वाटर उस पर्सन को क्या करता है, आगे की तरफ धकेल देता है। ये तो क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन द, जैसे एक्शन किसके द्वारा हुआ, स्विमर के द्वारा, और रिएक्शन किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसमें होता है। इसी प्रकार वॉकिंग के अंदर भी होता है।
वॉकिंग के अंदर भी न्यूटन्स का थर्ड लगता है। कैसे? जैसे एक पर्सन, कोई भी पर्सन चलता है मान लो, तो अपने पैरों को पीछे की तरफ क्या करता हो, या कह सकते हो आप, जब एक पर्सन मूव करता है तो वो अपना पैर को जमीन के ऊपर प्रेस करता है। एक्शन हुआ, जितने फोर्स से अर्थ को दबा रहा है पैर, उसी फोर्स से अर्थ उसको आगे की तरफ क्या करती है, धकेल देती है। इसी प्रकार और भी एग्जांपल्स हैं इसके। ए बुक लाई ऑन ए टेबल, ए बुक लाई ऑन ए टेबल, एक बुक जो है टेबल पे लाई कर रही है, रखी हुई है। इसके अंदर भी आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है। कैसे? जैसे ये मान लो एक बुलेट है, सॉरी क्या नाम है, ये बुक है, ये टेबल है, तो इसके ऊपर रखी हुई, सीधी सी बात है, इस बुक के द्वारा आपका नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट हो गया। और टेबल इस बुक क्या कर रही है, इस बुक को बैलेंस कर रही है, तो ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन होगा। इसका ये एक्शन होगा आपका, और वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, तो जितना उसका वेट होगा वो फोर्स लगेगा टेबल के ऊपर, और टेबल फिर क्या करेगी, ये बुक के द्वारा लग रहा है, बुक के द्वारा टेबल पे लग रहा है, और टेबल उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये आपको इसके अंदर भी कह सकते हो आप, न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में आपका इसके अंदर आता है, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में यही है। एग्जाम्पल्स मैंने बताई, रिकॉल ऑफ गन, जैसे हम ब्लड फायर करते हैं गन से, गन पीछे की तरफ जाती है, जैसे ब्लड को हम ऐसे ट्रिगर को दबा रहे हैं, एक्शन हुआ, और गन पीछे की तरफ आ रही है, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा उसी टाइम। स्विमिंग के अंदर होता है, वॉकिंग के अंदर होता है, टेबल पे बुक रखी हुई है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्ट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स होता है कंजर्व्ड, कांस्टेंट, जीरो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वी कैन से दैट इफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके आपस में टच हो रहे हैं, तो उनका मोमेंटम जो है रिमेन्स कंजर्व्ड। कब? बिफोर इंटरेक्टिंग और आफ्टर इंटरेक्टिंग। इंटरेक्शन से पहले जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट नहीं हुए थे, उस केस में उनका मोमेंटम, और आफ्टर इंटरेक्शन उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। बस कंडीशन यही है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखा था उसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if a group of objects, if number of objects according to this law, if number of objects interacting with each other, then total momentum को MTM से लिखते हैं, the total momentum remains conserved
ये इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग, बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग, when no force is acting on the system, when no force acts, no force acts on the object। इला ही कहता है, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप आपस में यदि इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका मोमेंटम जो है, मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहेगा। ठीक है, यदि कोई फोर्स एक्ट हम नहीं करते, ये ला ये कहता है जो भी मोमेंटम है वो मतलब कोलिजन से बाद में और कोलिजन से पहले जो भी मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। इसमें ये लिखा है एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, आपस में टच जो होते हैं तो उनका मोमेंटम सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कब रहेगा कंजर्व्ड? बिफोर इंटरेक्शन से पहले और आफ्टर इंटरेक्शन। व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, जब हम ऑब्जेक्ट्स पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। न्यूटन्स के सेकंड लॉ से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, थर्ड लॉ से कर सकते हो, और सेकंड लॉ से इसको प्रूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, होता है नहीं? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने उसमें लिया था, प्रूव देखा होगा आपने सेकंड लॉ कहता है P2 - P1 by T is equal to F। ठीक है, P2 - P1 by T वाला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा। ये तो था P1 का मतलब इनिशियल मोमेंटम, P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, और इसमें स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है नो फोर्स। सिंस फोर्स जो है वो क्या हो गया आपकी? जीरो। इससे पुट कर दो, ये होगा P2 - P1 by T is equal to 0। इसको लग लिया तो क्या हो जाएगा? P2 is equal to P1। इसका मतलब ये हुआ फाइनल मोमेंटम जो होगा किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। मतलब दोनों मोमेंटम आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। Hence proof which is the law of conservation of linear momentum। ये क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। हमने क्या किया? न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा दिया, और सेकंड लॉ आप जानते ही हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा इसके ऊपर, इसका मतलब जीरो गया, तो फाइनल मोमेंटम और इस मोमेंटम आपस में क्या रहेगा? बराबर आपका रहेगा। ठीक है, इसके भी आप इलस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका इलस्ट्रेशन क्या है कि कहां कहां इनका यूज आपका हो रहा है, कहां कहां इनका यूज आपका आपस इसका यूज हो रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इलस्ट्रेशन एग्जांपल कर सकते हो, एग्जांपल फॉर इलस्ट्रेशन,
एग्जाम्पल्स और illustration of law conservation of linear momentum. Examples or illustration of conservation of linear momentum. इसके एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, उसमें आपका यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। वो मैंने ले रहा हूं रिकॉल ऑफ गन। रिकॉल ऑफ गन जो है उसमें न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगता है। तो इसमें मैं यही कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल रिकॉल ऑफ गन। रिकॉल ऑफ गन, ठीक है। और उस केस में जो गन रिकॉल हो रही है उसके रिकॉल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वी नो दैट व्हेन a bullet is fired from a gun, the gun recoil move in backward direction, ठीक है। द recoil velocity of gun can be calculated गन की रिकॉल वेलोसिटी जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इसके लिए पहले हमने मान लिया, सपोज m1 मास ऑफ बुलेट, m1 क्या हो गया मास ऑफ बुलेट, m2 हमने मान लिया मास ऑफ गन एंड v1 is the velocity of bullet. और v2 जो है ये आपका है रिकॉल वेलोसिटी, और we can say that velocity of gun। इसका मतलब हमें क्या करना है, v2 निकालना है। रिकॉल वेलोसिटी आपको क्या करनी है, निकालनी है। यहाँ पर टोटल मोमेंटम आपका बिफोर फायरिंग, वो आपका 0 होगा। क्यों होगा, तो दोनों रेस्ट में है, गन भी और बुलेट दोनों किसमें रेस्ट के अंदर है। तो टोटल मोमेंटम फायरिंग से पहले जो है वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, वो भी आपका 0 आएगा। उस केस के अंदर भी दोनों आपको किस में आ जाएंगे, रेस्ट के अंदर आ जाएगी। टोटल मोमेंटम ऑन फायरिंग, मोमेंटम क्या होगा, जब फायर करते हैं ना उस केस में वेलोसिटी होगी। टोटल मोमेंटम ऑन फायरिंग क्या होगा, पहले मोमेंटम निकालो बुलेट का, बाद में किसका निकाल दो, गन का, दोनों ऐड कर दो। टोटल मोमेंटम ऑन फायरिंग होगा
m1v1 प्लस m2v2, यही तो होगा। टोटल मोमेंटम ऑन फायरिंग जो होगा वो आपका आएगा m1v1 प्लस m2v2। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम से क्या होता है, जो भी मोमेंटम आपका है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू कंजर्व, कांस्टेंट कर दिया, जीरो कर दिया इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा m2v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1v1, ये तो आएगा, इसको इधर ले आएगा। और v2 जो होगा तो बराबर क्या होगा, v2 माइनस m1 बाई m2 इंटू v1, ये आ जाएगा। टोटल मोमेंटम जो है आपको कंजर्व होता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूं, तो फिर मैं बताऊंगा। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा रुको, 2 मिनट रुक जाओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये कह सकते हैं जो भी मोमेंटम आपका जो होगा वो कंजर्व होगा, इसका मतलब जीरो रहेगा। तो m2v2 इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ m1v1, तो v2 ही आ जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी यदि आपको गन की रिगुलरिटी निकालनी है तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। m1 क्या है, मास ऑफ बुलेट, m2 मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखे है, तो रिकॉल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, सीधी सी बात है, गन का रिकॉल किधर हो रही है, बैकवर्ड एक्स, पीछे की तरफ, और बुलेट किधर मूव कर रही है, आगे। दोनों डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। आप कह सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर, ये कह सकते हो आप, द गन रिकॉइल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, गन जो है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, रिकॉइल होती है। ये कह सकते हो कि दोनों के डायरेक्शन जो है, बुलेट तो आगे की तरफ जाती है और जो गन जो है वो किधर जाती है, पीछे की तरफ, उसके लिए नेगेटिव साइन आपका आ रहा है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं वो हम कल करेंगे। थैंक्स।